अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इन सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहती हूँ। आप लोग 8th क्लास में साइंस की एक बुक पढ़ के आते हैं, लेकिन जब 9th क्लास में आते हैं, साइंस सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने केमिस्ट्री पढ़नी होती है, फिजिक्स पढ़नी होती है, और आपकी ऑप्शन है कि आप बायो साइंस पढ़ेंगे तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, और अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो मैं एक सजेशन स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ कि जब आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, अगर तो आपने 8th क्लास में अपनी 8th क्लास की साइंस की बुक से बहुत अच्छा सीखा है, स्पेशली साइंस और मैथ से, तो मैं आपको कहूंगी कि ठीक है, आप ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां पे साइंस में जस्ट पासिंग मार्क्स लिए हैं, आपका मैथ भी अच्छा नहीं है, तो काइंडली अपने ऊपर खुद रहम करें। ये फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ने इसको एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि हमने साइंस ही पढ़नी है, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो केमिस्ट्री या फिजिक्स को समझ सकें। तो एट द एंड क्या होता है, या तो उनकी सप्ली आ जाती है या मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेते हैं। तो ऐसी क्या, इसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? अपने ऊपर भी बोझ डालते हैं, अपने पेरेंट्स को भी तंग करते हैं। तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है तो काइंडली आप अपने ऊपर रहम करें। आपका मेंटल लेवल इस बातों को समझने के काबिल हो तो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ें, अदरवाइज अपने ऊपर बोझ मत डालें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 9th 10th में आके साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये आपके लिए आगे फील्ड है। आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में भी आपके आगे बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। मेरी इन बातों पे गौर कीजिए। तो केमिस्ट्री फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ सके। तो आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री है क्या है? कोई अलग से चीज़ नहीं है। जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में भी साइंस में पढ़ा था, कुछ आपने एलिमेंट्स की बात की थी, एटम्स की बात की थी, मॉलिक्यूल्स की बात की थी, फिर उनके केमिकल रिएक्शन की बात की थी। तो ये सब हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में। अब यहाँ पे आपका सिलेबस चेंज हुआ है केमिस्ट्री का, थोड़ा सा पहले से टफ आ गया है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसको पढ़ना है, पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो ये आपको इजी ही लगेगा, क्योंकि ये आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अब यहाँ पे जैसे देखें, चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है। स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है। स्टेट ऑफ मैटर मादा की हालतों की बात की गई है, फिर उनमें चेंजेस कैसे आती हैं। यहाँ सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पहले भी थोड़ा पढ़ा है, जैसे एटम के बारे में पढ़ा है। एटम की साख्त क्या है, उसके अंदर कौन से सब पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आता है जी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, किस तरीके से केमिकल रिएक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये सारा कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है स्टिशियोमेट्री का। स्टिशियोमेट्री में उसके एनालिटिकल या उसका एनालिसिस पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस या उसकी मेजरमेंट क्या होती है, या किसी भी रिएक्शन में किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है। देन आता है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में भी जैसे एनर्जी शो कर रहा है, एनर्जेटिक एनर्जी से निकला है, तो कई केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या है वो इसमें पढ़ेंगे। अगला है एक्विलिब्रिया। एक्विलिब्रिया मतलब बैलेंस, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कब केमिकली बैलेंस आता है। केमिकल इक्वेशन जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में बैलेंस करनी सीखी थी, तो कब केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कैसे बैलेंस आता है, वो इसमें पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इसको थोड़ा सा नाउ हाउ बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाए, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट है जी एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री में अब एसिड और बेसिस के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एसिड की क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बेस क्या है, उसकी क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने सब इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर बात की गई है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ये भी आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, वो सब आप इसकी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट। फिर पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कुछ पीरियड्स होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रुप्स प्रॉपर्टी पढ़नी है कि एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। देन अगला चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, और इसमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। देन एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एनालिसिस। नाम से ही पता है कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस मीन उसमें आपने कितने एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये किया जाता है, उसमें आपने उसकी डिटर्मिनेशन करनी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं
उसका एनालिसिस किया जाएगा। लास्ट में लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल। अब ये चैप्टर भी क्यों है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री जब पढ़नी है तो आपने प्रैक्टिकली भी उसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ लैब में काम करने के कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रेगुलेशन बताई गई हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स बताई गई हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। जी स्टूडेंट्स, तो आते हैं आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर जैसे नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर मीन मादा, मादा की हालतें। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि मादा क्या है। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, या मादा उसको कहलाते हैं। अब आपने पढ़ा था मादा की 3 हालतें हैं, या मैटर हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, माया और गैस। इसके अलावा एक और स्टेट के बारे में भी बात की हुई है, शायद आपने पढ़ा हो, प्लाज्मा जिसको कहते हैं। एंड फेज चेंजेस, कि किस तरीके से एक फेज दूसरी फेज में चेंज होती है। तो हमने इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करना है और पढ़ना है। इसके अलावा क्योंकि ये चैप्टर 1 है, स्टार्ट है, आपको इसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, केमिस्ट्री क्या है उसकी डेफिनेशन, फिर केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, क्यों डिवाइड किया गया है और इन ब्रांचेस को डिवाइड करने का मकसद क्या है, फिर इन ब्रांचेस में किस किस की बात की गई है, वो ब्रांच एक्चुअली है क्या है। देन आप इसमें पढ़ेंगे किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड की बात करेंगे, मिक्सचर की बात करेंगे, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करेंगे। फिर चैप्टर के लास्ट में टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी पे। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखें केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे 3 बातें कही गई है। किस किस चीज से? किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की बात करनी है, उसकी कंपोजिशन की, एंड स्ट्रक्चर की। प्रॉपर्टी से मुराद उसकी खुसूसियात क्या है, कंपोजिशन मतलब वो किन चीजों से मिलके बना है, एंड स्ट्रक्चर की उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। ठीक है, पहली बात आपने किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को देखना है। दूसरी बात आपने ये देखना है कि कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हैं उस मैटर में या उस सब्सटेंस में, या कौन से लॉज या कौन से कानून या कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो उन चेंजेस को लेके आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हम इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब आपके लिए ये डेफिनेशन आसान हो गई है। अब आगे जो बात की गई है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड इन अ सैंपल ऑफ द मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मैटर। मीन आपने किसी भी चीज के कंपोजिशन को डिटरमिन कर रहे हैं तो उसको बताती है कि उस मैटर में कौन कौन से एलिमेंट या कौन से कंपाउंड है, उनकी परसेंटेज क्या है, या किसी भी स्ट्रक्चर से मुराद कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में भी बाउट बाय अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब किसी में भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज आ रही है तो उसमें या तो हीट अब्जॉर्ब होगी, या एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, या इवॉल्व होगी, या फिर रिलीज होगी। तो ये सब कुछ ये केमिस्ट्री में आता है, ये उसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। ब्रांचेस का क्या मतलब है कि किस केमिस्ट्री को आगे से फर्दर कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया और इसके रीजन क्या है कि केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यों केमिस्ट्री को इतनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर देखें, टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। क्योंकि केमिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट है और इसके अंदर काफी कम्प्लेक्सिटी है, तो उन चीजों को, उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को समझने के लिए केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। दीज ब्रांचेस हैव द डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडीज फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव द ब्रेक थ्रू एंड द एडवांसमेंट्स। मीन इन ब्रांचेस की मदद से ही साइंटिस्ट जो फोकस करते हैं, ये देखते हैं कि केमिस्ट्री के उन एरियाज में कितनी पेशरफ्त हुई है या उसमें कितनी तरक्की हुई है। ब्रेक थॉट्स मीन मतलब पेशरफ्त एंड एडवांसमेंट, तरक्की। तो इसलिए केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि उसके जो डिफरेंट या डिफिकल्ट एस्पेक्ट है उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके।
सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री जैसे नाम से ही पता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसमें हम फिजिकल रिलेशन की बात करेंगे, फिजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि उसमें कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है या फिजिक्स के ऐसे लॉज या उसको कैसे रन करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को। जैसे देखें, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज to how fundamental physical laws governing our world cause atom and molecule to show the specific characteristic and in turn react to give the huge structure related to life। अब यहाँ पे बात की अब लाइफ की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, जहाँ पे इस दुनिया में हर चीज जो है वो स्टेट ऑफ मैटर से मिलके बनी, एटम से, मॉलिक्यूल से ये मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पे फिजिक्स के कौन से लॉज हैं जो उसको गवर्न करते हैं, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, यो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन आ रहा है उसमें कौन सी चेंजेस आ रही हैं या रेट ऑफ रिएक्शन क्या स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, तो ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अगर इंडस्ट्रियल स्केल में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आ रहा है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रेशर कितना हमें रखना है, ये सब चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊं, फिर आप इनऑर्गेनिक को इजीली समझ सकेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आए। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, मीन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बार बार जो बात की गई है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग, मीन कार्बन उनका एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसके अलावा और एलिमेंट भी इसमें आ जाते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब है, लेकिन इसमें कार्बन उनका एसेंशियल एलिमेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के बाद आप आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इट इज स्टडी ऑफ द synthesis, composition, properties and structure of element in compound that contain little or no carbon। अब यहाँ पे देखें, that contain little or no carbon मतलब उसमें कार्बन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। And or inorganic substance can be composed of metal, नॉन मेटल्स और मिक्सचर ऑफ दीज, साल्ट हो सकता है, एसिड एंड बेसिस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने उन कंपाउंड्स की बात करनी है जिसमें कार्बन एसेंशियल नहीं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे कि कोई मेटल है, नॉन मेटल हो सकती है, सॉल्ट है, एसिड, बेस, ये सब किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज एज दी फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आपको यूजेस बताए गए हैं कि वो फर्टिलाइजर के तौर पर या मेडिसिन में, कोई पिगमेंट में, कोटिंग में, और बहुत ज्यादा के यूजेज हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपने एक डिफरेंस याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखना है कि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम किसकी बात करेंगे, मेटल्स की, नॉन मेटल की, या सॉल्ट, एसिड, बेस, इनकी बात करेंगे। जी नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपकी इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसकी क्या रीजंस हैं और इसमें केमिकली कितना हद तक उसका रिलेशन है, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट ऑकर इन अवर प्लैनेट। मतलब जितने भी केमिकल या बायोकेमिकल फिनोमिनास या रिएक्शन है जो हमारे प्लैनेट पे हो रहे हैं उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन दिस सब्जेक्ट we study the source, reaction, effects and fates of the chemical species in the air, soil and water इन्वायरमेंट। अब अपने प्लेनेट की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में सॉइल, एयर और वाटर, ये तीन चीज़ों की बात की गई है। एयर होगी, सॉइल, लैंड या वाटर होगा, और उसमें उनके सोर्सेज क्या है, रिएक्शंस क्या है, क्या इफेक्ट आता है इन केमिकल स्पीशीज का, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ द केमिकल्स। अब जैसे रिलीज ऑफ केमिकल है, ह्यूमन ने अपनी आसानी के
के लिए बहुत ज़्यादा, अपने आप को आसानियाँ देने के लिए, सहूलतों के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बना ली हैं, लेकिन उन चीज़ें बनाने का क्या है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिक जो बात की गई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो पोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से कॉजेज है, इफेक्ट कैसे हैं और उन सोल्यूशन क्या है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। जी नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिक मीन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को फाइंड आउट करना, कि उसकी क्या कंपोजिशन है, उसकी माहियत क्या है, कि किससे मिलके वो बनी है, तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मटेरियल थिंग। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने कुछ मैटर दिया गया तो उसको सेपरेट करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और उसकी डिटर्मिनेशन करना, कंसंट्रेशन मतलब वो कितनी परसेंटेज में या कितनी मिकदार में है, इसको हम उसका एनालिसिस कहते हैं। और ये सब कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। Nowadays, the field of the analytical chemistry generally involve the use of the modern and the sophisticated instrument to analyze the matter। जैसे आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में आए, आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे, वहाँ पे आप कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, वो तो सारा कुछ क्या है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। यहाँ साइंटिस्ट जो हैं, जो भी अपनी लैब में परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। जी नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। मीन लाइफ को समझना। लाइफ मीन जिंदगी। आप खुद ह्यूमन बीइंग है, एक लिविंग थिंग है, तो आपके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, उस सब को समझना बायोकेमिस्ट्री में आता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस या वाइटल प्रोसेस हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट इनटू द structure and function of molecules such as protein, carbohydrate, lipid and nucleic acid। आपकी बॉडी में प्रोटीन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, किस तरीके से आपकी बॉडी को वो सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर जैसे नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियस के बारे में बात की गई, और न्यूक्लियस के बारे में बात की गई तो न्यूक्लियर के अंदर उसके पार्टिकल्स की बात की गई होगी। प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकते हैं, या उसके और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने रिएक्शन है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएंगे। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस उसको रेस अगर रिलीज करता है, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, या न्यूक्लियर प्रोसेस कोई भी इसमें प्रोसेस हो रहा है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोई चेंजेस आती है, या कोई तब्दीली आती है, ये सब के सब हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च में इसके यहाँ पे एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स की डेफिनेशन देखिए। पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब उसका छोटा यूनिट जो मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दे। पॉलीमर को हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे मैंने भी कहा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स है। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और इसका पॉलीमर क्या होगा? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो पॉलीमर क्या है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं मेड बाय द लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। Polymer chemistry focus on the properties, structure and synthesis of polymer and the macromolecule। Polymer chemistry में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक की, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं और एक पॉलीमर या एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं। Many material present in the living organism including protein, cellulose and nucleic acid are naturally occurring polymers। जी नेक्स्ट आता है जियो केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है, जहाँ पे भी वर्ड जियो यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड कोई भी बात। तो जियो केमिस्ट्री का मतलब होगा आपकी अर्थ से रिलेटेड। अर्थ से रिलेटेड क्या है? जैसे जितने भी मिनरल्स हैं वो आप अपनी अर्थ से लेते हैं, वो जियो केमिस्ट्री में आ जाएगा। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। कंपोजिशन ऑफ अर्थ किससे मिलकर बनी है, इसके सोर्सेज क्या है, या कोई मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। जैसे आप कह दें कि
साल्ट माइन से सॉल्ट निकाला जाता है या कोल माइन से कोल निकाला जाता है, तो ये मिनरल्स है, तो इसको हम जियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स यूज इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। तो इसके अलावा जियोकेमिकल मैपिंग है उससे हम यूज कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करने हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, या फॉरेस्ट्री में या मेडिकल रिसर्च में ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको देखें। और आप लोगों ने कभी भी अपने सिलेबस में इन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को या आपको जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिए जाते हैं कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आपका पेपर आता है तो एमसीक्यू की फॉर्म में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो जब आपने अपनी बुक पढ़ने के लिए बैठना है तो अपनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को या मिनी एक्सरसाइजेस को या टेस्ट योर सेल्फ करके जो आपकी बुक में लिखा होता है आपने उसको लाजमी पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? जियोथर्मल हीट पंप्स यूज ए पंप टू ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग ड्यूरिंग द विंटर टू हीट देम एंड इन द समर टू कूल देम। तो जियोथर्मल हीट पंप क्या है? वो पंप है जो अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसफर करते हैं बिल्डिंग में ताकि उनको गर्म या ठंडा रखा जा सके। नेक्स्ट है जी मेडिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री कह लें, तो मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री है। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज द मेडिसिन्स और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के फायदे के लिए जितने भी ड्रग्स या मेडिसिन बनाई जाती हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ी जाएंगी। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा हमने देखे हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी ड्रग्स हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म क्या है, वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में काम कर रही है, तो वो सब कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है जी एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज। तो यहाँ पे अगर आपको एस्ट्रो का मतलब पता चल जाएगा तो एस्ट्रो केमिस्ट्री मतलब स्पेस की केमिस्ट्री। स्पेस में अब क्या क्या है, वहां पे कौन से एलिमेंट, कौन से मैटर है, कौन सा एटम है, किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हमने एस्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन रिकरिंग इन द स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनका बिहेवियर क्या है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस विद रेडिएशन, कि यूनिवर्स में वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं दूसरी स्पीशीज के साथ। तो आपने ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है जी। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपसे कहा गया है कि आपने इसको जज करना है। अ लूनर मिशन हैज रिसेंटली ब्रॉट सैंपल फ्रॉम द मून। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट। पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू। लूनर मिशन था, उसने मून से कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं, कुछ उन्होंने यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट किया और आपसे पूछा गया है कि उन्होंने जो कुछ किया आपने बताना है कि वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से ताल्लुक रखता है। देखें जी, डिटरमिंग इट्स कंपोजिशन। अभी हमने बात की थी कि किसी भी चीज की कंपोजिशन को डिटरमिन करना है तो उसका मतलब उसका एनालिसिस करना है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इट्स कंटेन। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात की गई है। नेक्स्ट है कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन विद द यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट। इनऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ किया गया है, तो इनऑर्गेनिक से नाम याद होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा इसमें। जी स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन अगर आप वो सिंपल लैंग्वेज में कहें मादा की हालतें। अब तक आपने जो पढ़ा था आपने मोस्टली जो है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या इसके अलावा एक स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा भी पढ़ा होगा आपने, कहीं पे नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने बात करनी है स्टेट ऑफ मैटर्स की। मैटर की कितनी स्टेट है, यहाँ आपने बेसिकली जो पढ़ी है ये 4 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी स्टेट ऑफ मैटर्स और हैं जिनको आपने नहीं पढ़ा, तो आज उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो यहाँ पे कही गई है कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो वर्ल्ड है मैटर एंड एनर्जी से मिलके बनी हुई है। 2 ही चीजें हैं जिससे ये दुनिया बनी है, मैटर और एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द नॉन मटेरियल इन नेचर। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी क्या है? नॉन मटेरियल फॉर्म है, लेकिन वो चीज जिसका वेट हो, जो ऑक्यूपाई वॉल्यूम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो यहाँ पे आपको एनर्जी की और मैटर की डेफिनेशन भी बता दी गई है। वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म। अब स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। We observe over 4 state of matter in everyday life। यहाँ पे क्या बात की कि 4 state of matter कौन कौन सी है? Solid, liquid, gas and plasma। Apart from these there are more state of matter which we do not see in our everyday life। ठीक है, अभी जैसे बात की थी 4 state of matter है जिनको आप जानते हैं, जो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी भी state of matter है जो आपको everyday life में आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं।
थ्री प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर्स की अगर बात करें तो प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ पे आपको सॉलिड लिक्विड की कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कशन की गई है, आप उसको देख लें। तो उसके बाद फिर जो और स्टेट ऑफ मैटर की भी बात करते हैं। दे आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि इनके दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, यहाँ उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। इन गैसेस molecules are very widely apart with no order whatever and very weak intermolecular forces। यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? दे मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। अपार्ट का मतलब एक दूसरे से दूर दूर हैं। एंड दे हैव द वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आपको बताई गई कि गैसियस स्टेट में कि दे मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और दे हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ऑल दिस फीचर मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी अब क्या बताएगी? गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, मीन उनको इजीली दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। डेंसिटी भी क्या होगी? लो। डेंसिटी क्या होता है जी? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अब आपको यहाँ पे गैसेस की 4 प्रॉपर्टी बताई गई है। पहली प्रॉपर्टी, देयर मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट, they have the very weak intermolecular forces. Third property, these are easily compressible and their densities are obviously very low. अगली स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे लिक्विड की बात की गई। लिक्विड की देखें कि आप क्या प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। द लिक्विड ऑन द अदर हैंड हैव द मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रैंडमली। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई गई है कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच बट मूविंग randomly. There exist significant intermolecular forces. तो यहाँ पे intermolecular forces exist करती हैं। Liquids are therefore not easily compressible. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? They are not easily compressible and their densities have higher values than that of gases. तो इनकी गैसेस की निस्बत इनकी डेंसिटीज हैं वो ज्यादा होती हैं। अगली बात करते हैं हम सॉलिड्स की। सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप। सबसे पहली जब जो बात की गई है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। तो अब आप मुझे बताएं, हमने गैसेस या लिक्विड के बारे में कोई शेप की बात की, आप खुद सोचिए, क्या गैस की कोई शेप होती है या कोई लिक्विड की कोई शेप होती है? ये अब आपने खुद सोचना है और मुझे बताना है। सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा होती हैं। The particle in the solid remain fixed at their fixed position where they can oscillate about their mean position. इसके particles एक जगह पे fix रहेंगे where they can oscillate about their mean position, मतलब अपनी position को नहीं छोड़ते, वहीं पे आगे पीछे vibrate करते रहते हैं। Solids are relatively incompressible and rigid, जिनको दबाया नहीं जा सकता। Solids सख्त होते हैं, hard होते हैं, incompressible and rigid। तो यहाँ पे आपने इन तीनों की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर बात करते हैं सॉलिड की डेंसिटीज की। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। सॉलिड की डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। अब यहाँ पे देखें, आपने गैस को स्टोर करना हो या लिक्विड को स्टोर करना हो तो आपको कोई ना कोई कंटेनर चाहिए जिसपे आपने लिक्विड डाल के रखना है या गैस स्टोर करनी। जैसे आप अपने घरों में गैस के लिए सिलेंडर यूज करते हैं तो वो सिलेंडर में फिल करनी पड़ती है, मतलब आपको एक कंटेनर चाहिए। या लिक्विड को किसी चीज में डाल के आप रखते हैं, लिक्विड को आप वैसे स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है दैट डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड इन क्रिस्टाइन सॉलिड। अब यहाँ पे क्रिस्टाइन सॉलिड की जो आगे से टाइप है उसमें क्रिस्टाइन सॉलिड है। क्रिस्टाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड and strongly bonded. This make them almost incompressible. They are most dense substance. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मोस्ट डेंस सब्सटेंस क्या है, तो आपका इसका आंसर होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंस। अच्छा जी, अब आते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फ्रॉम द मैटर फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद द वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद द वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इट एग्जिस्ट इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड लाइटिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। Plasma can be considered as the partially ionized gas containing electrons, ions और photons। तो प्लाज्मा की जो अदर डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? इट इज द partially ionized gas that contain electrons, ions and photon। फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट्स होते हैं।
तो यहाँ पे आपसे प्लाज्मा की भी बात कर ली। अभी तक जो हमने स्टेट ऑफ मैटर, 4 स्टेट ऑफ मैटर्स की बात की थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की। अब आते हैं आगे। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट वेयर द लिक्विड मीट गैस एंड द लिक्विड मीट सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब यहाँ पे एक और स्टेट ऑफ मैटर की बात की गई है, कौन सी है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। होते क्या है? फिर एक और स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड क्रिस्टल्स, देन ग्रेफीन। अब ये तीनों आपको एक अलग-अलग से स्टेट ऑफ मैटर बताई गई हैं। आते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की तरफ। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर द हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो है जिसकी प्रॉपर्टीज बोथ गैसेस और लिक्विड है, और दूसरा दे आर द हाईली कंप्रेसिबल, इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। अब इनका यूज क्या है? केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन द कन्वेंशनल सॉल्वेंट मे बी पॉसिबली कैरिड आउट इन द सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट जो नहीं किए जा सकते, तो उनके लिए हमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जैसे कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात की गई थी लिक्विड क्रिस्टल की। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या है? अब नाम से आपको पता होना चाहिए, वो स्टेट ऑफ मैटर जो बिटवीन है किसके? लिक्विड के और सॉलिड के। Liquid crystal is the state of matter whose properties are between those of the conventional liquids and those of the crystalline solids. Liquid crystal are used in the display devices including computer monitors, clocks, watches and navigation system. यहाँ पे आपको इसका यूज भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होती हैं, वो कहाँ पे यूज होती हैं, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। एक और स्टेट ऑफ मैटर ग्रेफीन की बात की थी। अब ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन इज एग्जाम्पल ऑफ द टू डायमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे बात जो याद रखने की है, ग्रेफीन क्या है? एक तो टू डायमेंशनल क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, मतलब ये कार्बन एटम से मिलके बनी है, अरेंज इन द हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज हो। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ग्रेफीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि एक मैंने रफ सा ग्रेफीन का स्ट्रक्चर आपको बना के समझाने की कोशिश किया। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो सिंपल कार्बन से ही बना हुआ है और एक हेक्सागोनल पैटर्न में है। अच्छा जी, ग्रेफीन का यूज क्या? इट इज द टफ, फ्लेक्सिबल है एंड लाइट मटेरियल विद द हाई रेजिस्टेंस। तो ग्रेफीन का यूज क्या है? टफ है, लेकिन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, और लाइट मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये इसके यूजेस हैं कि वो डिफरेंट चीजों में यूज हो सकती है। आप देखें जी, और स्टेट ऑफ मैटर्स की बात की गई है जिनके आपको सिर्फ नाम बताए गए हैं। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। वो स्टेट ऑफ मैटर जिनको आप इजीली इनकाउंटर नहीं कर सकते, इजीली देख नहीं सकते, या उनको आपके मतलब कंट्रोल में नहीं है, उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। अब उसकी एग्जाम्पल क्या दी गई है? सबसे पहले एग्जाम्पल है डार्क मैटर। तो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहली बात की गई है डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर वो स्टेट ऑफ मैटर है जो आपके लिए इनविजिबल है, जिसको आप नहीं देख सकते, या वो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, तो इसको हम डार्क मैटर कहते हैं। दूसरी जो बात की गई है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको 0 केल्विन तक कंडेंसेट या कूल डाउन किया जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको 0 केल्विन तक कूल डाउन किया गया है। फिर न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल की बात की जाएगी, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल वो आ जाते हैं। देन आता है जी क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड में क्वांटम स्पिन लिक्विड को एक मैग्नेटिक फील्ड में तैयार किया जाता है या मैटर के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये क्वांटम स्पिन लिक्विड है। एंड मैनी अदर, और भी इसके अलावा हैं जो कि अब आपकी बुक में नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब यहाँ पे आपने देखना है एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर, इन सब में क्या डिफरेंट है। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दी गई? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड एंड गैस। तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसको अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, और ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। अब यहाँ पे ये एक लाइन जो है वो आपने ये याद रखनी है, जो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट आर वेरी फ्यू इन द नंबर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी, एंड मेटालाइट भी, एंड अ नोबल गैस भी।
अब जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात की थी तो आपने वहां पे देखा तो एलिमेंट्स की बात की थी, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, तो वो सब जो आपने पढ़ा था हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब क्या है, वो एलिमेंट है, वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। एलिमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप। तो एलिमेंट एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स, आयन या आइसोटोप की फॉर्म में भी हो सकता है। अब एग्जांपल जैसे दी गई है इंपॉर्टेंट एलिमेंट की है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं जो प्योर हैं और एक ही तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। तो कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इट इज मेड अप ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन द फिक्स रेशियो। लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या बात की गई है, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन द फिक्स रेशियो। अगर कोई 2 या 2 से डिफरेंट एलिमेंट्स ज्यादा जो है वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन एलिमेंट कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड दैट आर नॉट इजी टू ब्रेक। जैसे अगर कंपाउंड्स की बात करें तो वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन है। इसी तरह मीथेन गैस है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम कार्बोनेट है। ये सब के सब कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स क्या है, वो एलिमेंट के मिलने से बनता है, लेकिन वो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो से होते हैं। कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर, आयनिक एंड इंटरमेटैलिक एंड दी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर, आयनिक या इंटरमेटैलिक या कोऑर्डिनेट, ये उनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स हैं। कंपाउंड्स में आल्सो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। एग्जांपल ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे ये जो स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑर्गेनिक है, और ये ऊपर वाले जितने भी कंपाउंड की बात की गई है ये इनऑर्गेनिक है। मिनरल्स, एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये सब के सब क्या है, कंपाउंड। तो बात जो याद रखने की है कि एलिमेंट इज द प्योर स्टेट ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। जबकि कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, और एलिमेंट्स भी एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। The composition and properties of element or a compound are uniform throughout a given sample and form one sample to another। ठीक है, कंपाउंड की जो इसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, चाहे जहाँ भी हो तो एक यूनिफॉर्म रेशियो में होगी, यूनिफॉर्म होगी, चाहे वो उनका सैंपल कहीं पे भी हो। अ मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन द मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। अब यहाँ पे मिक्सचर की डेफिनेशन आपको दे दी कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। अब यहाँ पे बात की कि इन एनी रेशियो मतलब यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं है। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलते हैं लेकिन उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं है तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है एयर, सॉइल, मिल्क, ये सब के सब क्या है, मिक्सचर है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब एयर में डिफरेंट गैसेस हो सकते हैं, कभी किसी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, किसी की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब मिक्सचर जो है वो 2 तरह का हो सकता है, चाहे होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमो का मतलब है सेम, मींस जो एक तरह के कंपाउंड या एलिमेंट से मिलके बना हो। फिर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलके बना हो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी गई है, सोल्यूशन ऑफ द साल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे आप पानी का एक ग्लास ले, उसमें साल्ट को जब मिक्स करते हैं तो वो थ्रू आउट एक जैसा मिक्स होता है, इसमें हम उसको बोल रहे हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है कि उसमें उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है। अ सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। रॉक का सैंपल, चट्टान कोई भी टूटी उसमें पत्थर ले तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट रेशो के साथ होंगे। रॉक आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स सच एज ग्रेनाइट, माइका एंड लाइमस्टोन। यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि रॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट या किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो जैसे ग्रेनाइट हो सकता है, माइका हो सकता है, या लाइमस्टोन हो सकता है। तो रॉक जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल है। आगे फिर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर आर्टिफिशियल। मोस्टली तो एलिमेंट जो है वो नेचर में, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल मीन खुद बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बात की गई है, टेक्नीटियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में बनाया था, तो वो क्या था, टेक्नीटियम।
अब यहाँ पे पिक्चर में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की गई है। जैसे देखिए आयरन रोड है, क्योंकि वो सिर्फ आयरन से मिलके बनी है इसलिए ये वो एलिमेंट है। कॉपर वायर है, कॉपर से ही मिलके बनी है इसलिए एक एलिमेंट है। स्क्रू एंड नट ऑफ जिंक, क्योंकि ये एक ही मेटल जिंक से बने इसलिए ये एलिमेंट्स में आते हैं। अब कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे आयरन सल्फाइड है, अब यहाँ पे दो एलिमेंट आ गए, एक आयरन आ गया और एक सल्फर, इसलिए ये कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह कॉपर क्लोराइड है, कॉपर और क्लोरीन से मिलके बना है कॉपर क्लोराइड, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। और मिक्सचर्स की बात की गई, जैसे अभी बात की थी, यहाँ पे रोक है, रोक एक मिक्सचर है, और इस तरह चॉकलेट भी मिक्सचर है जो जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलोट्रॉपी किसे कहते हैं, या किसी भी सब्सटेंस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या हैं। कोई एक सब्सटेंस अपने एक से ज्यादा हालतों में पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखें, एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म which can exhibit quite different physical and chemical properties। मीन वो एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म जिसकी डिफरेंट हो और उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropy। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है या एलोट्रॉपी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपने यहाँ पे इसको इसी तरीके से बयान करना है। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, जैसे देखें, एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। अब ये ओजोन एंड ऑक्सीजन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, ये इसकी एग्जाम्पल है। एक बात आप याद रखें कि जब भी क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछी जाए या किसी दो चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट पूछा जाए तो आपने उसमें एग्जाम्पल मस्ट देनी होती है। तो इसी तरह अगर आपसे एलोट्रॉपी की डेफिनेशन पूछी जाए या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, आपने उसको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल जरूर मेंशन करनी है। इसी तरह अगली एग्जाम्पल जो दी गई है, सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब कार्बन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, 3। कौन कौन सी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलिरेन। डायमंड आपको पता है बहुत ही कीमती चीज है, इसी तरह ग्रेफाइट है। अब आप खुद एनालाइज करें डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की एग्जांपल दूं तो ये जैसे आप यूज करते हैं आपकी लेड पेंसिल्स हैं, लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है। और डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक देखें और ग्रेफाइट की कैरेक्टरिस्टिक देखें, दोनों में कितना डिफरेंस है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है। इसी तरह बकमिंस्टर फुलिरीन, ये भी चेंज है। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो जाएंगी। डायमंड हैज अ जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बता दिया गया। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल। जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा और मैक्रो का मतलब है जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। तो जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट का क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर में होंगे और कौन सी फॉर्म है, हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे बकमिंस्टर फुलिरीन जो कि कार्बन में इसकी स्ट्रेंथ या उसकी कार्बन की तादाद C60 बताई गई है। मीन कार्बन 60 एटम ऑफ कार्बन मिलके बकमिंस्टर फुलिरीन बनाते हैं। एक और बात मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम जो है इसको सिंपल भी बिकी बॉल्स भी बोलते हैं। बकमिंस्टर फुलिरीन का दूसरा नाम बिकी बॉल्स भी है। Vicky balls consist of sphere made of atom arranged in a pentagon and hexagon। अब यहाँ पे consist of spheres made of atom। sphere का क्या मतलब होता है, गोल चीज, तो इसीलिए इसको दूसरा नाम Vicky balls दिया गया है। अब यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए। फुलिरीन आर स्टेबल एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बीइंग कोवलेंट इन नेचर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या है कि फुलिरीन स्टेबल, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्टेबल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो ये उसको रेजिस्ट करती है, उस पर स्टेबल रहती है। और इसकी नेचर क्या है, कोवलेंट इन नेचर। आपने एक बात याद रखनी है, कार्बन मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जो बकमिंस्टर फुलिरीन है ये क्योंकि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो इसकी नेचर कोवलेंट ही होगी, कोवलेंट बॉन्ड ही ये बनाएगा। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और सॉल्युबल किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। The fullerene structure is unique in that the molecule is not charged, has no boundaries and has no unpaired electron। इसका स्ट्रक्चर यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता कि इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है, उसके ऊपर कोई अनपेयर्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। हमें पता है कि किसी भी एटम पे चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। फुलिरीन 660 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। It is soft and cannot conduct electricity।
अब यहाँ पे इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई गई है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, सॉफ्ट है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकती। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, बकमिंस्टर फुलरीन की कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो आपको ये सब जो बताई गई है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या आप उसको बता सकते हैं कि किस तरह बनी है, उसकी शेप क्या है, कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे वो स्टेबल है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, किस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है, यूनिक इसकी नेचर है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, केज लाइक इसका स्ट्रक्चर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अच्छा जी, अब अगली जो एलोट्रोपिक फॉर्म की बात की गई है वो सल्फर की बात की गई है। सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन द टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक का नाम रोम्बिक सल्फर और दूसरी का नाम मोनोक्लिनिक सल्फर। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल, अब फॉर्मर का मतलब है रोम्बिक की बात की गई है, रोम्बिक इज मोर स्टेबल देन द लेटर, लेटर का मतलब है मोनोक्लिनिक की बाद में बात की गई है, तो रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर। अब यहाँ पे देखें जी, पिक्चर में आपको एलोट्रोपिक फॉर्म दी गई है, ग्रेफीन ये भी कार्बन से है, डायमंड कार्बन की फॉर्म है, बकमिंस्टर फुलरीन ये भी कार्बन की है और ग्रेफाइट ये भी कार्बन है। इसी तरह ये रोम्बिक सल्फर देखें, यहाँ पे इसकी क्रिस्टल्स की शेप देखें और मोनोक्लिनिक में देखें यहाँ पे ये क्रिस्टल्स किस शेप के हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी कार्बन की इन शेप्स में डिफरेंस देखें, है सब कार्बन ही है लेकिन सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इसी को हम बोलते हैं ये इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है जी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, आपने इसके डिफरेंस याद रखने हैं और मोस्टली ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सबसे पहले तो आप यही देखें एलिमेंट्स क्या है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर और प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर है, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से बना होगा इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये प्योर है। जबकि इसके अगेंस्ट कंपाउंड देखें, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। बात जो याद रखने की है, एलिमेंट क्या है वो सेम काइंड ऑफ एटम है, लेकिन कंपाउंड्स में आ जाएं तो क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अब मिक्सचर देखें, मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। देखें एलिमेंट्स और कंपाउंड की बात की, हमने कहा कि वो प्योर है, लेकिन मिक्सचर क्या है, इम्प्योर। A sample of matter having more than one type of element or compound mixed together in any ratio is called mixture। तो मिक्सचर कब बनता है कि जब भी कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिए जाएं तो वो मिक्सचर बन जाता है जी। अब देखें एलिमेंट क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट को उसके सिंपल पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। जबकि कंपाउंड की अगर बात करें तो इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय वेट। फॉर एग्जांपल इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे दी गई है आपको कंपाउंड की, कि कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो होती है जिसमें एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं। हमें पता है वाटर का फार्मूला H2O, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं और इनकी रेशियो बाय वेट कितनी है, 1:8 है। और मिक्सचर में देखें, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मिक्सचर का हर कंपोनेंट जो है उसकी अपनी ही आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। अब यहाँ पे देखें कंपाउंड के केस में जब हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया और वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। लेकिन मिक्सचर के केस में वो क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि मिक्सचर में जो भी उसके कंपोनेंट है उनकी आइडेंटिटी और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं जी। अगला डिफरेंस देखें, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। किसी भी सिंबल से एलिमेंट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल Na एंड Ca। हमें पता है Na सोडियम का सिंबल है और Ca कैल्शियम का सिंबल है, तो किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से शो करते हैं। अब कंपाउंड के केस में देखें, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, लेकिन उसके लिए केमिकल रिएक्शन रिक्वायर होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन। अब अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, N2 + H2
दोनों गैसेज हैं और मिलके क्या बना रही हैं, अमोनिया, NH3। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट मिले और कंपाउंड बना है NH3, अमोनिया गैस। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको एग्जाम्पल में कि अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मीन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बैक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, लेकिन इसके लिए सूटेबल केमिकल रिएक्शन, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा, कुछ कैटलिस्ट चाहिए होंगे, तो ये अमोनिया को दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि किसी कंपाउंड को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में चेंज करने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। चलें अब मिक्सचर देखते हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर की दो आगे से फर्दर टाइप बता दी गई है। एक को कह दिया गया है होमोजीनियस और एक को क्या गया है, हेट्रोजीनियस। होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। आप सॉल्ट लेते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, तो जब पानी में मिक्स करेंगे तो पूरे पानी में सॉल्ट एक जैसा मिक्स होगा, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन वाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप रॉक ले हैं तो रॉक के अंदर डिफरेंट उसके रॉक के पार्टिकल्स होंगे, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसकी रेशो फिक्स नहीं है। जी नेक्स्ट देखें, गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट एज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड आर्गन। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की एग्जांपल दी गई। एलिमेंट में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इनको जब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है। इसी तरह नोबल गैसेज है हीलियम और आर्गन। लेकिन कंपाउंड के केस में देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम विच इट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर एक कंपाउंड है और जो दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, वाटर की प्रॉपर्टीज अलग हैं जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग हैं। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे आपकी कंपाउंड की एग्जांपल दी गई है HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बन रहा है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बन रही है। और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। कंपाउंड में आल्सो exist as a network arrangement of their atom, for example ionic compound like sodium chloride and covalent compound like sand या silicon dioxide। तो ये सब कंपाउंड की आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। अब मिक्सचर की तरफ देखें, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। क्योंकि मिक्सचर को हमने कहा था वहां पे वो एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, तो इसलिए इनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जैसे आप मिक्सचर की एग्जांपल है, घर में अगर आप सब्जियों का सलाद काटें जिसमें आपने प्याज काटा है, टमाटर काटे हैं, खीरे हैं, बंद गोभी है, कैबेज है, ये सब चीज़ें आप जब उसका सलाद बनाते हैं तो वो एक मिक्सचर है जिसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी आपको पता है, और अगर आप उसको सेपरेट करना चाहें तो आप उसको अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, फ्रूट चाट जब बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट फ्रूट्स की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप फ्रूट चाट देखते हैं तो उसमें आपको हर फ्रूट अलग नजर आ रहा है कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये गुआवा है, जिस तरह वो सब डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो वो एक मिक्सचर है। तो उनको बाय सिंपल फिजिकल मेथड आप अलग भी कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो इसके कंपोनेंट्स हैं। जी आगे एक्सरसाइज है, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। कौन से एलिमेंट है प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। हमें पता है, हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब के सब अपनी प्योर स्टेट में है। तो यहाँ पे आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, तो गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब के सब एलिमेंट वो हैं जो अपनी प्योर स्टेट में है अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ। अर्थ में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो स्मॉल अमाउंट में, जिनको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसा कि एस्टेटीन है, प्लूटोनियम है, फ्रेंसियम है, ये सब इसमें स्मॉल अमाउंट में, और इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इनके नाम देखिए, एस्टेटीन, पोलोनियम एंड फ्रेंसियम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसको पढ़ने से पहले तो आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन क्या है। आपने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सोल्यूशन क्या है, कि जब भी कोई सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो सोल्यूशन है। अब सोल्यूट पार्टिकल क्या है, इसकी एग्जांपल देखें। जैसे आपने पानी में शुगर मिक्स करनी है, एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच आप शुगर डालें, तो शुगर यहाँ पे हमारा सोल्यूट होगी और पानी हमारा सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स करके एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ऐसी चीज को हम कह रहे हैं सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बताया गया है।
A solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. अब यहाँ पे जो बात की गई है कि सोल्यूट पार्टिकल आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज का मतलब है सॉल्वेंट के अंदर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर, साथ में एग्जांपल दी गई है डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक जो आप यूज करते हैं, नमक को पानी में मिक्स करें वो नमक का सोल्यूशन बन गया है। द सोल्यूट पार्टिकल इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आप खुद देखें, जब आप नमक को पानी में मिक्स करते हैं या चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो मिक्स करके एक सोल्यूशन बन जाता है। उस वक्त जब उसमें मिक्स हो जाता है, एक होमोजेनाइज सोल्यूशन बनता है, उसमें आपको नमक के या चीनी के पार्टिकल्स नजर नहीं आते अगर आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया हो तो। If solution is filtered, these particles pass through the pores of the filter paper, leaving no residue. फिल्टर पेपर से अगर आप इसको पास करें तो इसमें से गुजर जाएगा, कोई भी रेजिड्यू मतलब पीछे बच जाने वाली चीज नहीं रहेगी। Such a solution is called a true solution. तो यहाँ पे हमें true solution की डेफिनेशन दी गई। ऐसा सोल्यूशन जिसमें जब हम किसी सल्यूट को डिसॉल्व करें और वो अच्छी तरह डिसॉल्व हो या होमोजेनाइज्ड हो जाए कि जब उसको फिल्टर भी करें तो कोई रेजिड्यू फिल्टर पेपर पे ना बचे, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। जी नेक्स्ट आगे जो डेफिनेशन दी गई है वो है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है? अ सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल। If a suspension is kept for some time, these particles settle down. तो सस्पेंशन क्या है? जिसमें सल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरह होमोजेनाइज नहीं होते, उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं होते। Again, if this suspension is filtered, the particle in it cannot pass through the pores of filter paper and can be collected as a residue. तो अगर आप सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से गुजारें तो उसका रेजिड्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, अ मिक्सर ऑफ चाक इन वाटर। चाक को अगर पानी में हल करें, थोड़ी देर तक आप उसको हिला के देखें, वो लगेगा मिक्स हो गया, लेकिन अगर उसको हिलाना छोड़ दें तो वो चाक के रेजिड्यू नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह एक डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप दही की लस्सी बना के पीते हैं, अगर आप उस लस्सी को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें तो आपने देखा है कि उसके ऊपर पानी आ जाता है जबकि रेजिड्यू नीचे जाके बैठ जाता है, तो वो भी एक सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब हुआ सस्पेंशन वो है जिसमें सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं और उसको आप फिल्टर पेपर के थ्रू अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो आगे बात की गई है वो कोलाइडल सोल्यूशन की। देखें, बिसाइड अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। इन दिस टाइप द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, दीज पार्टिकल आर लिटिल बिट बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल्स present in the true solution but not big enough to be seen with the naked eye like the particle present in the suspension. अब इसमें क्या बात की गई, इसको समझें कि कोलाइडल सोल्यूशन वो है जिसके सोल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं ट्रू सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से, लेकिन अब इतने भी बड़े नहीं होते कि आप उनको अपनी आंख से देख सकें। इफ केप्ट फॉर सम टाइम दिस पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। तो अब इसको सस्पेंशन से भी कैसे डिफरेंशिएट कर दिया गया? पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो भी सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ऑन फिल्ट्रेशन दिस पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन। तो अगर आप इसको फिल्टर पेपर से गुजारें तो ये पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे, नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट ओवर। अब एग्जाम्पल इसकी देखें, स्टार्च सोल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग आर दी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल जो हैं, जैसे घरों में यूज करते हैं, मिल्क है, बटर है, ये सब कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। मिल्क, बटर, मायोनीज वगैरह, ये सब कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछी जाए तो स्टार्च सोल्यूशन है, वाइट ऑफ एग है, मिल्क, बटर, मायोनीज कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, अब ये टॉपिक है, इसमें अब बात की गई है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल से स्टार्ट किया है। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड इट टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर एंड स्टिर इट, द शुगर विल डिजॉल्व इन द वाटर। क्या कहा गया है कि आप 100 ग्राम अगर पानी लेते हैं और उसमें 5 ग्राम शुगर डालें, वो हल हो जाएगी। फिर क्या करें, देन एड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, उसको फिर 5 ग्राम शुगर डालें और हिलाते जाए, दिस विल आल्सो डिजॉल्व। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन, अब इसकी डेफिनेशन देखें, अ सोल्यूशन which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called an unsaturated solution। क्या मतलब हुआ कि ऐसा सोल्यूशन कि जिसमें हम जब सोल्यूट को ऐड करें तो उसकी कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट को अपने अंदर और डिसॉल्व कर सके, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
जैसे आप अपने घर में भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकें, एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, आप उसको मिक्स करें, वो हो जाएगी। फिर आप उसमें 1 चम्मच और डालें, वो मिक्स करें, वो भी हो जाएगी। इसका मतलब है इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि उस सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता जाए। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप उसी ग्लास में तीसरा चम्मच डालें, चौथा चम्मच डालें, 5 चम्मच चीनी डालें, जैसे जैसे आप चीनी डालते जाएंगे फिर एक वो टाइम आएगा कि वो सारी की सारी चीनी उसमें मिक्स नहीं होगी। क्या होगा? वो ग्लास के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। उस वक्त जो सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब है सेर शुदा, कि वो इतना सेर हो गया, इतना सैचुरेट हो गया कि उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं है कि वो सोल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। जैसे देखें, continue adding the sugar in the above solution. As the quantity of the sugar in water increases, its dissolution will become more difficult. A stage comes when no more sugar will dissolve in water at this temperature. Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of the beaker. This solution is called saturated solution at a particular temperature of the process. ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो एक बात की गई ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर आपका वही है जिसपे आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। A solution in which the maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of the solvent at a particular temperature is called saturated solution. तो ये saturated solution की definition है, ऐसा solution जिसमें maximum amount of solute dissolve हो जाए और अगर हम उसमें और mix करना चाहें तो वो mix ना हो बल्कि वो हमें वैसे ही नजर आए, तो ऐसे solution को हम बोलते हैं saturated solution, या उर्दू में इसको कहेंगे सेर शुदा महलूल। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यहाँ पे बात कर दी गई है सोलिबिलिटीज की। सोलिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरी चीज में हल पजीर हो जाना, उसका हल हो जाना, उसका मिक्स हो जाना, या इसको हल पजीरी भी बोलते हैं उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, इट इज फाउंड दैट 36 gram of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degrees centigrade to give the saturated solution. Against this, 203.9 gram of table sugar can dissolve in the water at 20 degrees centigrade to give its saturated solution. बात क्या की गई है कि आपने पानी का 100 ग्राम लेना है, दो जगहों पे ले ले 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें अगर आप सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हैं तो वो 36 ग्राम डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकेगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर चीनी डिसॉल्व करना शुरू करें तो वो कितनी होगी? 203.9 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब चीनी की ज्यादा अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो जाएगी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इन अदर वर्ड, द सोलिबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो चीज ज्यादा हल हो रही है, जिसकी अमाउंट ज्यादा हल हो रही है, उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि शुगर की सोलिबिलिटी सॉल्ट की निस्बत ज्यादा होगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर देन सॉल्ट आयन। तो अब इसके रीजन भी साथ ही आपको बता दी गई, और ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि ऐसी क्या रीजन है कि शुगर का ज्यादा अमाउंट जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है जबकि सॉल्ट की कम अमाउंट उसमें डिसॉल्व होती है। तो उसकी रीजन क्या बता रहे हैं कि शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर देन सॉल्ट आयन, सो मोर वाटर मॉलिक्यूल कैन सराउंड अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। तो जब भी कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उस सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान एक इंट्रैक्शन बनता है जिसकी वजह से एक दूसरे को डिसॉल्व कर पाते हैं। तो शुगर के मॉलिक्यूल बड़े हैं जिसकी वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे और वो ज्यादा तादाद में डिसॉल्व होते जाएंगे, कॉजिंग इट टू डिसॉल्व इन द लार्ज अमाउंट। यही वजह है कि हम कहते हैं कि शुगर की सॉलिबिलिटी सॉल्ट की निस्बत ज्यादा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखें, मिक्सर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू अवर एवरीडे लाइफ। द एयर वी ब्रेथ, the food we generally consume, and the fluid in our body, the solids like steel we use, all either homogeneous or heterogeneous mixture। तो यहाँ पे ये आपको homogeneous और heterogeneous mixture के बारे में बताया गया। अब आप इसको खुद से आइडेंटिफाई करें, एयर homogeneous है या heterogeneous, जी आप इसको खुद सोचेंगे। इसी तरह द फूड वी जनरली कंज्यूम, जो हम खुराक खाते हैं, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। द फ्लूइड इन आवर बॉडी, फ्लूइड इन आवर बॉडी क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड है। सॉलिड लाइक स्टील, स्टील जो हम घरों में यूज करते हैं जैसे कुकिंग अटेंसिल्स बनाते हैं। और ऑल आइदर, या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद इसको देखना है कि इन सारे मिक्सचर्स में कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सल्यूट।
सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? इसको टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक गिलास पानी लें, उसमें आप 1 चम्मच शुगर मिक्स करें, वो हो जाएगी। दूसरा चम्मच डालें, वो भी हो जाएगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि शुगर मिक्स नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। उस वक्त वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब क्या करें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, किस तरह, उसी पानी को हीट अप करना शुरू करें, तो जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही शुगर जो पहले डिसॉल्व नहीं हो रही थी वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो इसी तरह सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है और कुछ की टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है। तो ये हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है। अब कौन से ऐसे साल्ट है, कौन से ऐसे सॉल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और किन की कम होती है, उसको डिस्कस करते हैं। चलें देखें जी हमारा टॉपिक। The solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature। तो यहाँ पे पहली तो जो बात की गई, आपको solubility की डेफिनेशन दी गई जो आपको याद रखनी है। solubility क्या है? Solubility of a solute is the amount of solute, solute की amount which can dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लेना है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी या हल्पिजीरी। Change in the temperature has different effect on the solubility of different compound. Usually the solubility increase with increasing the temperature. Usually आमतौर पे यही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे solubility बढ़ जाएगी। But it cannot be taken as a general rule. लेकिन इसको हम general rule नहीं कहते। क्यों? देखें, there are a large number of compound whose solubility in water increase with the increase in temperature. For example, potassium nitrate. पोटेशियम नाइट्रेट की solubility वाटर में बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब वो हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या बात की कि सोडियम क्लोराइड है, जो नमक आप घरों में यूज करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपने ये दो कंपाउंड के नाम बताए गए हैं, लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट, ये आपने याद रखना है। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और अगली एग्जांपल जो दी गई है कि गैसेज की सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दूसरा, आपसे कुछ कंपाउंड्स के नाम पूछे जा सकते हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाएगी। तो उसमें आप बताएंगे पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती है, तो उसमें आपने बताना है लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट। इसके अलावा गैसेस भी वाटर में डिक्रीज कर जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। Similarly, the solubilities of copper, sulfate and sodium nitrate also increase with increase in the temperature. However, the solubility of calcium hydroxide decrease with increase in temperature. तो यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जो आपने खुद से याद रखनी है। अब यहाँ पे आते हैं ग्राफ की तरफ। पहले ये सिंपल से ग्राफ को समझें। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे टेम्परेचर शो किया गया है और यहाँ पे ये इसकी अमाउंट शो की गई है, या ग्राम में 100 ग्राम ऑफ वाटर है। और हमारे पास जो कंपाउंड कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट है। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे चेक करें। ये जो कर्व शो कर रही है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे देखें ये सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ रही है। पहले यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड था, मीन उसके अंदर और कैपेसिटी थी कि पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सके। एक सिचुएशन आ जाएगी कि ये सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड मीन उसमें और पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात याद रखने की है कि कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब इसकी तरफ आ जाएं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में आपको शो किया गया क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले देखें जी, जो रेड कलर में KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसकी कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह ये ब्लू कर्व देखें, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। अगली देखें, ये कर्व नीचे की तरफ आ रही है, किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस। अभी हमने बात की थी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी
टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये डिक्रीज शो कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब है ये डाउन जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बाकी भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें NaCl की क्या है, एक आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन हल्का सा ऊपर गया है, इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी बस बढ़ेगी। फिर ये देखें अमोनिया NH3 डाउनवर्ड आ रहा है, क्यों, अमोनिया एक गैस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह ये आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलें जी आगे देखते हैं, आपको एक एक्टिविटी दी गई है। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ शुगर एट रूम टेम्परेचर। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, एड अ लिटिल मोर शुगर in it and stir it. Will the sugar be dissolved in it? You will notice that by heating the solution, the quantity of sugar dissolved in water has increased. The solubility of sugar has increased. क्या कहा गया है कि आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी लें, उसमें पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, मतलब वहाँ पे जो शुगर और हल ना हो सकती हो, लेकिन जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए तो आपने क्या करना है, उसके बाद उसको हीटअप करना है। जैसे ही आप उसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पे जितनी शुगर रेजिड्यू के तौर पे बची थी वो इसमें हल होना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से शुगर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई है। जी आगे एक्सरसाइज है, हाउ वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूजफुल फॉर अस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरिएशन का मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट कंपाउंड की चेंज होती है तो ये आपके लिए किस तरह यूजफुल है। तो आप देखें कि जब भी आप लैब में काम करते हैं या कोई प्रिपरेशन करते हैं कुछ कंपाउंड्स की या उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो इसमें हेल्पफुल होती है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आप इसके आंसर में देंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी ये हेल्पफुल होती है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन करनी हो उसके लिए सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल होती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, या फिर हॉट ड्रिंक्स बनाने हो उसके लिए फॉर हॉट ड्रिंक्स मेकिंग। तो ये आपकी डेली लाइफ में सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर में बी यूज्ड टू प्यूरिफाई देम। तो यहाँ पे जो आपसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया था ये उसी का आंसर है कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड से प्यूरिफाई करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल होती है। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज अ ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स की फॉर्म में। जैसे मैंने भी अभी बताया कि किसी भी चीज की क्रिस्टल बनानी हो या क्रिस्टलाइजेशन में ये सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आपको ये शो की गई हैं। Generally, the solubility of gases decrease with increase in the temperature. Carbon dioxide gas is more soluble in water at a low temperature. Soda water bottles are thus stored in the refrigerator to keep carbon dioxide gas dissolved in water for a long period of time. अब यहाँ पे जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, एक्चुअली क्या है वो सोडा वाटर है और इसमें जो गैस यूज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे, जितना उसको कूल करोगे वो उतनी उसमें सॉल्युबल रहेगी। यही वजह है कि आप लोग जब ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आप ठंडी करके पीते हैं और तब आपको वो ज्यादा जायका या ज्यादा मजा देती है। चीज स्टूडेंट्स आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखें, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इज द स्टेट ऑफ। नियॉन साइंस में जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, प्लाज्मा। नेक्स्ट है हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। हैजर्डस इफेक्ट, किसी भी चीज के हैजर्ड नुकसानदेह इफेक्ट हमने पढ़े हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आएंगे, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है द मैन मेड पॉलीमर इज। यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन एंड सेलुलस ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली है, जबकि पॉलीस्टायरीन जो है वो मैन मेड है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी। द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। हमने पढ़ा था सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म में कि सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक, तो यहाँ पे ऑप्शन सल्फर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। Which liquid among the following is colloidal solution? यहाँ पे colloidal solution के बारे में पूछा गया है, तो milk is the colloidal solution. ये जो है slave lime used for the white wash, ये suspension है। Mixture of AgCl in water, ये भी एक suspension होगा। Vinegar solution जो है true solution है, तो यहाँ पे milk colloidal solution है। जी नेक्स्ट है, which of the following is a heterogeneous mixture? इसमें से heterogeneous mixture क्या होगा? तो डी ऑप्शन कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट जैसे घरों में आप लोग जब घरों में उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी छत डलती है, लेंटर डलता है, तो आपने देखा है कि वो रेत, बजरी सारी चीजें मिक्स करके बनाई जाती हैं, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम कंक्रीट मिक्सचर बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे बात की गई लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, उसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल।
When the tiny visible particle of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as, it is named as a suspension, क्योंकि जो सस्पेंशन में ही पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल होते हैं, जबकि ट्रू सोल्यूशन और कोलाइड में हमारे सोल्यूट पार्टिकल विजिबल नहीं है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सस्पेंशन आएगा। जी नेक्स्ट है, अ सोल्यूशन ऑफ KClO3 हैज अ solubility about 13.2 ग्राम पर 100 cubic centimeter at 40 डिग्री। How its solubility will be affected if you decrease that temperature। अब हमें पता है कि पोटेशियम क्लोरेट की solubility टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, अगर बढ़ाने से बढ़ती है तो कम करने से कम होगी। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से solubility भी डिक्रीज करेगी। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द solubility will decrease। जी नेक्स्ट है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल बी फॉल। अब यहाँ पे देखें, आपसे दो बातें की गई हैं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट की बात की गई है, और दूसरा कंडीशन क्या की गई है, टेम्परेचर पे। तो फिजिकल पैरामीटर्स की बात की गई है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।